नमस्कार सभी साथियों को जो मेरे साथ जुड़ते हैं इस YouTube पर या जो फिर बाद में इसे देखते हैं, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। YouTube आज के युग का एक संदेशा हो चुका है कि जब किसी को कोई समझ अपने पहुंचानी हो या किसी से कुछ सीखना हो तो वो एक दूसरे का आदान प्रदान करने के लिए नॉलेज को, फैक्ट्स को या कोई सच्चाई डिस्कस करने के लिए ये भी एक माध्यम बन चुका है। और उसमें हम आपके सामने अपनी आवाज रखते हैं, अपनी समझ रखते हैं और आप सभी दोस्त, सभी साथी जो भी इसको वॉच कर रहा होगा, देख रहा होगा या अपनी समझ के मुताबिक वो जवाब भी देना चाहेगा, लाइक करेगा या सुजेस्ट करेगा तो हम उससे सीख लेते हैं। दरअसल ये पीढ़ी आज के युग की जो इस वक्त चल रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद या भारत पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हमारे लिए ये एक बहुत बुरा वक्त आया है। इस वक्त जो समय इस वक्त गुजर रहा है, हालांकि हम अपनी उम्र से देखें तो हम आज़ादी के बाद ये तीसरा दौर तीसरी पीढ़ी का दौर चल रहा है। एक हम हैं, हमारे से पहले की पीढ़ी है और एक हमारे आगे की पीढ़ी है, जनरेशन है। हम ये समझते हैं कि जो आज़ादी के साथ साथ वाली पीढ़ी थी उन्होंने एक किस्म का जमाना देखा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कत्लेआम हुआ था या आज़ाद होने में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो एक बुरा वक्त गुजरा था, उस वक्त लोगों को आपस में यकीन हट गया और बेगानापन पैदा हो गया और उस बेगानेपन में 10 लाख से ज्यादा लोग मर गए। करोड़ों आदमियों का घर छोड़ना पड़ा, दूसरी जगह घर बनाना पड़ा अपने लिए। वो रिफ्यूजी कहलाए, प्रवासी कहलाए और आज तक वो अभी उस पीढ़ी का दर्द सहन कर रहे हैं। और एक अगली पीढ़ी है जो आज ऑटोमाइजेशन के युग को देख रही है और अपने लिए अपने कैरियर्स बनाने के लिए हर जगह हाथ पांव मार रही है, चाहे वो अपना देश हो, अपनी रियासत हो, अपना प्रांत हो, उसे छोड़कर दूसरे प्रांत में या दूसरे देश में जाकर अपने लिए अपना फ्यूचर बनाने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ साथ ही उनको मुसीबतें जो आ रही हैं उसके लिए वो बड़ी मुश्किल से मुश्किलातें सह कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जंग तो सोचा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारी जैसी पीढ़ी ने, जो पुरानी पीढ़ी से बीच की पीढ़ी थी, उन्होंने पढ़ लिख कर एक अच्छे व्यवस्था की कामना कर ली थी। उस पर बहुत से लोगों ने लिखा, पढ़ा, रिसर्च की, फिलॉसफी की, इकोनॉमिक आर्थिक थ्योरियां निकाली और उसमें जे ढूंढने की कोशिश की कि इंसान कैसे अपने लिए एक अच्छा स्थान, अच्छा भविष्य और आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा भारत, अच्छी दुनिया पूरी छोड़कर जाए। और उनमें से बहुत से लोगों का ये मत बढ़ने लगा था कि शायद अब जंग का रास्ता बिल्कुल खत्म ही हो गया है। बेशक
वो देख रहे थे कि हथियार बन रहे हैं, हथियारों के सौदे हो रहे हैं, जहाजों के, लड़ाकू जहाजों के नए से नए जनरेशन बन रही है, और उसको खरीदने के लिए भी हर देश का बजट आर्थिक सुधारों के बजाय अपनी अपनी देश की जनता की सुखों के देने के बजाय उन हथियारों पर खर्च किया जा रहा था। लेकिन ये एक समझ बन रही थी कि शायद अब एटम जो पुजदाली में चला था, हिरोशिमा नागासाकी में, उससे जो एक सबक सीख लिया होगा, जो अपने आप में सुपर पावर्स कहते हैं, बड़ी बड़ी ताकत शक्तियां कह रहे हैं सियासी राजनीतिक तौर पर, और दुनिया के बड़े पैमाने पर दुनिया के पूरी शक्ति को अपने मुट्ठी में समेटने की जो कोशिशें कर रहे हैं, उन्होंने शायद उनकी वजह से एक तो दम लग रहा था कि आने वाला वक्त अगर लड़ाई हुई तो शायद दूर दूर तक कोई जीवन दिखाई ना दे। लेकिन दूसरी तरफ यकीन नहीं हो रहा था कि शायद समझ जो इंसान की जरूरतों के मुताबिक होती है, या कुदरत की जो सच्चाई हमें लग रही है डेवलपमेंट की, उसमें अंतर्निर्भरता इतनी बढ़ रही है, इंटरडिपेंडेंस और सहयोग इतना बढ़ रहा है कि जिसके बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता। चाहे वो देश के बीच है, चाहे वो देशों के बीच है, कि अगर इतना अंतर्निर्भरता बढ़ रही है, गेमें इकट्ठी हो रही हैं, हर बात के लिए एक दूसरे के देश में बड़े बड़े डेलीगेशन जा रहे हैं, समझौते हो रहे हैं, और जो कुछ प्राकृतिक तौर पर या साइंटिफिक तौर पर जो आजाद हो रही चीजें जो बन रही है, पैदावार हो रही है, वो इतने समझौते हो रहे हैं, एक एक चीज पर एक देश दूसरे देश पर निर्भर हो रहा है। इससे एक उम्मीद लग रही थी कि शायद जो आपसी तजाद, आपसी डिफरेंसेस, आपसी थोड़े बहुत कंट्राडिक्शंस या छोटे मोटे टकराव होंगे भी, तो वो बातचीत से हल होंगे, क्योंकि इंसान बनी बनाई इस दुनिया को, इतनी बड़ी मेहनत से बनी हुई टेक्नोलॉजी को खत्म नहीं करना चाहेगा। लेकिन इंसान के लालच और इंसान की जो दिमाग के अंदर एक खुफिया खूंखार जो नीयत है, जो एक अपने अंदर ताकत की वो भरमार लेकर दूसरे को बर्दाश्त ना करने वाला मादा, वो बढ़ता गया। और आज ऐसा लग रहा है, खासकर आज 22 दिन से पूरी दुनिया हिल चुकी है, और वो जिससे अफरा तफरी पड़ी हुई है। दूसरे मुल्कों से जो मेहनत करने लोग निकले हुए हैं, चाहे वो लेबर है, साइंटिस्ट हैं, या कोई और बड़ा काम करने वाले व्यापारी हैं, अब ऐसा लग रहा है कि वो भाग रहे हैं, घर बार छोड़कर भाग रहे हैं, दौड़कर भाग रहे हैं कि ये देश अब हमारे लिए नहीं रहा, ये देश मेरे लिए नहीं रहा, अपने लिए नहीं रहा। और देशों के अंदर भी ऐसी खलबली मच चुकी है कि वो नजदीक पड़ोसी भी एक दूसरे से डर रहा है और बर्दाश्त नहीं कर रहा। 22 दिन पहले ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनके बीच एक युद्ध का आगाज हुआ था, जिसका पहल जो है इजराइल ने की। अमेरिका जिसे बड़ा ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, जो बड़े अपने आप को खुद ही सुपर पावर मानकर बैठा है, और उसके सपोर्ट से या इजराइल के कहने पर
इजराइल के मुताबिक चलने पर, इजराइल का द्वारा बनाई हुई कुछ ऐसी खुफिया तंत्र से अमेरिका डरा हुआ लगता है और वो उसके साथ युद्ध में ईरान पर हमला किया। वहां पर बच्चों को, स्कूल में बच्चियों को मारा गया। वहां का सुप्रीम लीडर खमेनी साहब का अंत हुआ, उसके बेटे का हुआ, उसके घरवाली का हुआ, और अच्छे से अच्छे जो उसकी कमांड थी वो मर गई, शहीद हो गई। और आज उसके बाद का जो बड़ा इंटेलिजेंट नेगोशिएटर और अच्छी पॉलिसी नीतियों वाला लाजारी, वो भी अपनी जान खो बैठा। और ऐसा लगने लगा कि अब दुनिया अंधकारमय में फंस गई है, क्योंकि हरमुज एक ऐसी जगह है ईरान के पास, खाड़ी डल डमरू वगैरह कहते हैं उसको। वहां पर वही एक रास्ता है जो दुनिया को तेल फरमा करने का एक रास्ता है। वो तेल सिर्फ नाम है, तेल के साथ उसके कितने प्रोडक्ट बनते हैं, कितने प्रोडक्ट बनते हैं उसका हिसाब ही नहीं है। वो कच्चा तेल होता है, कच्चे तेल से फिर उसी में से ग्रीस, उसी से पाउडर, उसी से बहुत सी चीजें बनती जाती हैं। जो खाद बीज जो चलता है, वो एक ऐसा रास्ता था जिससे समुद्री जहाज निकलते थे और एक देशों दूसरे देशों तक, और खास कर जिसमें इंडिया है, एशिया है, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, या उसके बाहर के दूसरे देश जिसमें चाइना भी है, लेकिन चाइना का समझौता एक ऐसे तरीके से है उसका कि उसको तो तेल पहुंच रहा है, लेकिन बाकी मुल्कों को आज बुरी हालत देख रहे हैं। और खासकर जहां से मैं बोल रहा हूं, जो भारत के शहरी होने के नाते मेरा अपने देश पर जब नजर पड़ती है तो अपने देश में भी भगदड़ मच गई है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। जब फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं तेल ना पहुंचने की वजह से, तो मजदूरों को काम नहीं रहा, मजदूर भाग रहे हैं फैक्ट्रियां छोड़कर। जैसे हमने आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले देखा था, कोविड जो आया था उसमें भी फैक्ट्रियां बंद हुई थी और लोग पैदल रास्ते पर चलकर, सड़कों पर, रेल की पटरियों पर सो कर अपनी जानें देते रहे और गांव को भागते रहे, क्योंकि गांव एक इंसान के अंदर एक ऐसी बसा हुआ है कि जब भी उसको मुसीबत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है कि गांव उसको बचा लेगा। गांव में रोटी भी मिलेगी, हवा भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा। यही देखकर इंसान गांव की तरफ भागता है और वहां रहकर कुछ अपनी जिंदगी का जीने का सब्र करता है। लेकिन आज वो भी जो हमारे देश की आर्थिक नीतियां हैं, या जो ऐसे नए नए जहां पर भी कारपोरेट का जो कब्जा हो चुका है, उसकी वजह से आज मनरेगा भी नहीं रहा है कि घर जाकर अपने गांव में जाकर उनको 100 दिन का काम मिल जाएगा या कोई और सहूलत मिल जाएगी। इसलिए ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि क्या इंसानियत खत्म करना चाहती है आज का प्रबंध, आज का सिस्टम जो पूरी दुनिया में लागू हो चुका है। बहुत से समझौते हुए हैं इनके, बहुत से मुल्क इकट्ठे बैठते रहे। आज ब्रिक्स जिसमें ईरान और इंडिया इकट्ठे बैठते थे, चाइना भी उसके साथ था, वो क्या इकट्ठे होकर बैठकर सोच नहीं सकते जिसमें पूरे एशिया, मिडिल ईस्ट का या पश्चिम का एशिया का सबका बैठकर सोचा जाए? क्या उसमें चाइना लीड नहीं ले सकता, अगुवाई नहीं कर सकता? क्या हिंदुस्तान उसमें अगुवाई नहीं कर सकता? हिंदुस्तान तो दोस्त था, है ईरान का। ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया।
क्या आज हिंदुस्तान इसको लीड नहीं कर सकता? ये क्यों नहीं ऐसा हो रहा कि कोई आदमी भी आज 22 दिन से आगे निकलकर पीस की बात नहीं कर रहा, या पीस के लिए कोशां नहीं है, कोशिश नहीं कर रहा, एफर्ट्स नहीं कर रहा? क्यों? क्या ऐसा हो गया है? क्यों? कहां ऐसा डर है? किससे डरा है? किसने डराया है? इंसान ऐसे तो चांद पर पहुंचने की दौड़े लगती है, लेकिन आज एक दूसरे मुल्क के साथ ऐसा मुंह फेर लिया है, जैसे हम गांव में देखते हैं कि दो भाइयों की या अपने पड़ोसियों की लड़ाई हो जाती है तो फिर वो आमने सामने होते तो एक दूसरे का मुंह फेर कर निकल जाते हैं और एक दूसरे को बुलाते नहीं है। आज मुल्क में ऐसे दिखाई दे रहे हैं, और जिनकी अंतर्निर्भरता है कि उसके बगैर जिंदा भी नहीं रह सकते, लेकिन कोई अमन की बात नहीं कर रहा, अमन के लिए कोशां नहीं दिखाई दे रहा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिखाई दे रहा। आज कोई सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी हुई यूएनओ वो हमें नहीं दिखाई दे रही है, कोई ह्यूमन राइट्स ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है, कोई रेड क्रॉस नहीं दिखाई दे रहा है, कोई लोगों के लिए कहीं सामग्री लेकर, कोई चीजें लेकर, मदद की चीजें लेकर जाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या हुआ कि जैसे बिल्कुल दुनिया मरी हुई दिखाई दे रही है, मरी हुई। जागती टीवी चलते देखते हैं, खबरें चलती हैं, खबरें सुनाने वाले हैं, लेकिन ये कोई नहीं सुना रहा कि हम इकट्ठे होकर रोक सकते हैं इस लड़ाई को। क्यों नहीं रोक सकते? सो हल निकल सकता है, हर चीज का निकल सकता है। जरूरी है कि 6 अगस्त जब 1945 में हिरोशिमा पर बम डाला, नागासाकी पर बम डाला, एटम अमेरिकन है, तो उसे देखकर ही फिर शायद रास्ता ढूंढेंगे। एटम डालकर ही देखना है। आप बिल्कुल वो दिए जा रहे हैं, चैलेंज दिए जा रहे हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं 48 घंटे के, नहीं तो हम 48 घंटे के बाद दुनिया तबाह कर देंगे, वो समुद्र ही तो तबाह कर देंगे, वो जहाज ही तबाह कर देंगे, वो मुल्क भी तबाह कर देंगे। 48 घंटे में कर लो जो कुछ करना है, हट जाओ पीछे, हटा दो पीछे। हटाने कौन जा रहा है? किस मुल्क ने 2 आदमी का या 2 मुल्कों के नुमाइंदों को या 10 मुल्कों के नुमाइंदों को इकट्ठे करके बैठकर दोनों पार्टियों के पास भेजा कि इजराइल के पास भी भेजो, अमेरिका के पास भी भेजो, ईरान के पास भी भेजो कि यार बताओ बात क्या है? लड़ाई क्यों लड़ना चाहते हो? आने वाली पीढ़ियों को क्यों खत्म करना चाहते हो? आपके पास कौन सी ताकत है? आपके पास किसने जे आपको अलाउ किया है? आपके पास किसने जे मैंडेट दिया कि आप बम मारकर और लड़ाई करके लोगों को मार देंगे, गैस बंद करके लोगों को भूखा मार देंगे? ये किसी के पास नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है, हम देख रहे हैं। एक भी जुलूस नहीं निकला किसी कहीं देश में, कहीं ऐसी जगह के अमन की आवाज उठाई जाए। कोई मुल्क नहीं बोला है, कोई मुल्क का सरबरा, कोई हुकूमत का लीडर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई नहीं बोल रहा है। ये कैसी दुनिया हो गई है? और साइंस हमें ये सिखा रही है, विज्ञान हमें ये सिखा रहा है, दुनिया की वास्तविकता हमें ये सिखा रही है कि दुनिया में कोई ऐसा कण नहीं, कोई ऐसा छोटे से छोटा एटम वो नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है, पार्टिकल नहीं है कि जो एक दूसरे पर अंतर्निर्भर नहीं है। एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट, हर शोबे में इंटरडिपेंडेंस है। हवा में, पानी में, जंगल में, ऊर्जा में, जमीन पर, हर जगह इंटरडिपेंडेंस है। जो इंटरडिपेंडेंस में अलग अलग होते हुए, डाइवर्स होते हुए एक दूसरे को डेवलपमेंट करने का रास्ता है ही यही है, इंटरडिपेंडेंस अमंग डाइवर्सिटीज, को एग्जिस्टेंस। ये तो कुदरत का नियम है। पानी का H2O मिलेगा तो पानी बनेगा। जब जमीन पर बीज डालेंगे तो जमीन उसको नई पैदावार पैदा करेगा। समझ हमें ये कह रही है। पढ़े हम बहुत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, साइंस में भी हम बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन साइंस में जो असली बात समझाई गई है कि दुनिया का कोई ऐसा कांड, कोई ऐसा प्रक्रिया, कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं है जिसमें डाइवर्सिटी होते हुए भी इंटरडिपेंडेंस है, कोएग्जिस्टेंस का बिहेवियर है, टॉलरेंस का बिहेवियर है, और वो सब एक दूसरे को डेवलप करने का
थ्रू म्यूचुअल यूनिटी, आपसी संघर्ष और आपसी एकता के तहत आगे डेवलपमेंट हो रही है। साइंस अपने जे सिखा रही है। साइंस के मालिक जो अपने आप को बड़े साइंसदान कहते हैं, मुल्कों के मुल्क, वो कहते हैं कि हमारे पास ही साइंस है। लेकिन साइंस जे क्यों इस तरफ ले गई कि एटम मार कर ही हम जिंदा रह सकते हैं, लड़ाई लड़कर ही जिंदा रह सकते हैं। 48 घंटे के अंदर अंदर अगर दूसरे मुल्क ने उसके पांव को हाथ नहीं लगाया तो वो छोड़ेगा ही नहीं। ये थ्रेट क्यों है? उसको किसने दी ताकत? कुदरत का वो मालिक कैसे बन गया? उस जमीन, हर जमीन का मालिक क्यों बन गया? जहां कोई रह रहा है उसकी भी तो कोई मालकियत है, उसको भी तो कोई हक है कि मेरे पास अगर आप आओगे तो मेरे साथ ऐसा नहीं करना है। बैठकर बात करते हैं। मेरा एरिया जे है, मुझे कुदरत का हिस्सा इतना मिला है, मुझे प्रकृति का इतना हिस्सा मिला। मेरे पास अगर कोई पदार्थ ज्यादा आ गए है, मेरे पास अगर पेट्रोल की ताकत आ गई है, आपके पास सोने की ताकत है, आपके पास जंगलात की ताकत है, आपके पास कोई दूसरी ताकत है, हम सब मिलकर क्यों ना इसका रास्ता निकालें। मेरा कहने का आप सबसे, सभी दोस्तों से, सभी साथियों से कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन, टकराव की राजनीति जो ये चाहती है कि मैं हर चीज को जीत सकता है, इंसान के अंदर जो एक किस्म की धारणा बन चुकी है कि मैं दुनिया को जीत सकता हूं, मैं कुदरत को भी जीत सकता हूं, नेचर को भी जीत सकता हूं, वो दरअसल गलत है। वो एक किस्म का भ्रम है। उसको कोई आदमी किसी चीज को जीत कर आज तक गया नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान आज तक, जो हमारे पास ज्ञान है, नॉलेज है, किताबें है, युग है, परिवर्तन हुए हैं, उसमें जो यहां आया वो काम करके उसे मर कर जाना पड़ा। वो जिंदा कहीं नहीं जा सका, वो कोई पूरी जमीन का मालिक नहीं बन सका। बड़े बड़े हमले हुए, राजाओं के टाइम हमले हुए, कैपिटलिस्ट के समय में हम मुल्क गुलाम बनाए गए, आखिर उसको वापस जाना पड़ा उसी जगह जहां से वो चला। इसी तरह आज भी अगर 75 साल के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 80 के बाद, जो 80 साल हो गए या 80 साल हो गए, उसके बाद आज भी वही सच्चाई है। कुदरत ने वही सच्चाई रखी है कि कोई चीज परमानेंट नहीं है, कोई चीज जहां पर पक्की नहीं है, कोई चीज जहां पर ताउम्र जिंदा नहीं है। हर चीज को एंड है। हर फिनोमेना जो डेवलप होता है वो क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली बढ़ता जाता है, तब्दील होता जाता है, अल्टीमेटली उसका अंत होता है। कोई चीज परमानेंट नहीं है, कोई इंसान परमानेंट नहीं है, कोई पहाड़ परमानेंट नहीं है, कोई रास्ता परमानेंट नहीं है। उसमें बदलाव लगातार हो रहे हैं, लगातार। कुछ तो बड़े लंबे समय के बाद हमें पता चलता है कि इसमें ये बदलाव आ गया, उसका हमें मिनट सेकंड में पता चलता है कि इसकी शक्ल बदल गई, इसकी अकल बदल गई, इसका वजूद बदल गया, और कुछ हमें नहीं पता चलता। लेकिन कोई चीज स्थायी, परमानेंट, जिंदा नहीं है, स्थायी नहीं है, और ना ही वो किसी की मालिक बन सकती है। सच्चाई यही है कि हमें अपना अपना रोल प्ले करना है, अपने समय का रोल प्ले करना है, अपने अकल के तहत जितनी हमें मिलती है, जैसे उस प्रक्रिया में होती है, चाहे वो कोई प्रक्रिया है, चाहे वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, जीवित दिखाई देती है या वो ठोस दिखाई देती है। हर चीज के अंदर इंटरेक्शन हो रही है थ्रू, और वो डेवलप कर रही है थ्रू म्यूचुअल, थ्रू यूनिटी, आपसी संघर्ष, आपसी एकता के तहत। और आपसी शब्द जो है ये अभी तक जुदा नहीं हुआ है। साइंसदानों ने बड़ी सर्च कर ली, लेकिन अभी तक उनको छोटे से छोटा कण नहीं मिला है जिसमें अकेलापन हो। हर चीज, हर कण दो चीजों से बना हुआ है, उसके अंदर दो चीजें हैं और वो जुड़कर भी वो बनती है। तो फिर हम कौन से दुनिया के कौन से मालिक बन के अकेला मैं रह सकूंगा, मेरा मुल्क अकेला रह सकेगा, मेरा ब्रियाज़म अकेला रह सकेगा, दीप मेरा अकेला रह सकेगा? ऐसा होगा ही नहीं। इसे बहम को निकालना होगा। और सब दोस्तों से मेरी अपील है कि पॉलिटिक्स ऑफ पीस, इसके लिए काम किया जाए। और जो लोग टकराव वाली राजनीति में लोगों को मारकर, जहाज बनाकर, एटम बनाकर, जब न्यूक्लियर बम बनाकर जीना चाहते हैं, उनको रोका जाए, उनकी नीयत को बदला जाए, उनकी सोच को बदला जाए, और शांति की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ पीस,
और थ्रू द बोर्ड ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड यूनिटी एंड स्ट्रगल। इसके तहत हमारे अंदर ये हमें समझना होगा, यही सच्चाई है। हमारा सहअस्तित्व है से रह सकते हैं, आपसी अंतर्निर्भरता से रह सकते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक फिनामिने को दूसरे फिनामिने को, और उसके ऊपर हमें अंतर्निर्भर रहते हुए आगे डेवलपमेंट करना पड़ेगी। इसके साथ ही मैं आज के इस मैसेज से के साथ ही आपका बहुत धन्यवादी हूं कि आपने सुना होगा, अगर तो इसके लिए काम भी करेंगे। अपोज बार्स, जंग का विरोध करो, अपोज बार्स, और जहां भी आप खड़े होते हो वहां पीस की बात करो, अप होल्ड पीस, अप होल्ड पीस, अप होल्ड पीस। यही एक रास्ता हमें बचा सकता है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ नहीं छोड़कर जाएंगे और अपना भी हम खात्मा कराएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।